हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो सेशन है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के ऊपर। ठीक है, इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के हम सेशंस में। लगभग 13 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी किस चीज पर बेस्ड होंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के ऊपर बेस्ड होंगे ये 13 के 13 क्वेश्चंस। देखिए, इन 13 क्वेश्चंस को करने से पहले इन 13 क्वेश्चंस को करने से पहले हम लेंगे क्विक रिकैप, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है और प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है। सो अगर आपको कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आगे बढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इनको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगेगा, पहले हम इन दोनों चीजों को समझेंगे, वो भी क्विक नोट्स में। यहाँ पर समझने को बहुत सारी चीजें हैं जो इन टॉपिक्स से समझने के लिए हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, बस क्विक रिकैप लेंगे ताकि एक बेसिक आइडिया हमें मिल सके, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन दोनों चीजों के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है और प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, इन दोनों के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जस्ट उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से ऑप्शंस को पढ़ना है, और उसमें जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको अपने माइंड में सोचना है, और उसके बाद एट लास्ट आपको मुझे बताना है कि 13 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है, आंसर हम बताएंगे, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस को आपको खुद पढ़ना है और खुद समझने की कोशिश करनी है, और आपको देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है, और फिर 13 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आपके आए, ये बात आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन के लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में वीडियो में बतानी है। ठीक है, इतनी चीजें आज हम करने वाले हैं, तो बी रेडी। दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, देखिए, सेल्फ जजमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ के साथ जज कर सकें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना, पसंद आएगा तो ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन की जो भी पीडीएफ है, यानी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप अभी डिस्कस करेंगे, वो सारे की सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाइए, एक्सेस कीजिए और रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है आखिर। वर्ड्स वर्ड को देखकर ही आपको इसमें एक बात पता चल रही होगी कि इसके अंदर एक वर्ड है कंस्ट्रक्ट और विज्म, और हिंदी में इसको कहते हैं रचनावाद, यानी किसी चीज की रचना करना या फिर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप करते हैं, और बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बेसिक बात आपको यहाँ पर कही गई है कंस्ट्रक्टिविज्म में, वो सबसे बेसिक बात यही है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप करते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं, या एक्टिवली पार्टिसिपेशन से सीखते हैं, सक्रिय भागीदारी से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये एक की पॉइंट है जो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन से अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, और यहाँ पर जो टीचर होगा वो क्या होगा, जस्ट एक फैसिलिटेटर होगा। यहाँ पर टीचर ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, आपने सारे चैप्टर को रट लिया और बात खत्म, आपने सब कुछ सीख लिया, कहानी खत्म। यहाँ पर टीचर जो है जस्ट एक फैसिलिटेटर होगा, एक सुविधा दाता होगा, वो आपको जस्ट गाइड करेगा, आपको सिर्फ गाइड करेगा। यहाँ पर सीखना आपको अपने आप होगा, टीचर सिर्फ आपको गाइड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे, ये 5 या 6 पॉइंट जो भी हैं, ये की पॉइंट्स हम बस इतना समझेंगे, और इतनी चीजें आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में ध्यान रखनी है। इतनी चीजों को ध्यान में रख के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात जहां पर भी होगी वहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी बात हो रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर की जा रही हो। चाइल्ड जो है वहाँ पर सेंटर में होना चाहिए, उसकी नीड्स सेंटर में होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी आप अगर डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे का हित सबसे अहम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या, बच्चा एक्टिव रोल प्ले कर रहा होगा, बच्चा पैसिव नहीं होगा। आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, टीचर जो है वो एक तरफ क्लास के कॉर्नर में खड़ा हो गया और वहीं से वो सारे
बच्चों को एक चैप्टर को पढ़ा रहा है, समझा रहा है और वहीं से चौक फेंक फेंक के मार रहा है बच्चों को, तो ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे क्या हैं, पैसिव हैं। बच्चे क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, आप कोई डिस्कशन करा रहे हैं क्लास में, जहाँ पर सारे बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, आपस में आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, वहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है, तो वो जो है वो एक्टिव, वहाँ पे बच्चे एक्टिव हैं बोले, तो वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाएगा, जो भी आप सीख रहे हैं उसको करके सीखें। मीनिंग मेकिंग पर फोकस किया जाएगा, यानी अर्थ निर्माण में जो भी आपने सीखा आप जस्ट उसको कैच नहीं कर ले। मैंने आपको साइंस का डेफिनेशन बता दी कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो आपने जस्ट उसको ऐसे कैच कर लिया, बात खत्म नहीं। मीनिंग मेकिंग पर फोकस करना है कि बच्चा जो भी सीख रहा है उसके अर्थ को समझ सके और उसके अर्थ को जीवन में उतार सके। आपको समझ में आना चाहिए कि इवेपोरेशन की प्रोसेस आखिर होती कैसे, एक तालाब से धीरे धीरे गर्मियां आते ही पानी कैसे सूख जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस लगी। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है आप उसके अर्थ को समझ सकें, उसके अर्थ को रिलेट कर सकें, उसके अर्थ का निर्माण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, इस कैपेबल बनाना है कि जो भी अगर उसके उसकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जो भी दिक्कतें अगर आती हैं इन फ्यूचर, तो उसको फेस करने के लायक वो बच्चा बन सके। देन यूज ऑफ लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। ठीक है, हो सकता है कि एक क्लास पहले बच्चा कुछ चीजें सीख कर आया हो या कुछ चीजें वो भूल गया हो, तो उसकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो थोड़ी कम हो, थोड़ी ज्यादा हो, जो भी प्रीवियस नॉलेज है, जैसी भी प्रीवियस नॉलेज है, उसका आपको यूज करना है, और ताकि उसका यूज करके आपको नई नॉलेज उसको सिखानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, वो सब, उन सब चीजों को आप अपॉर्चुनिटी मानेंगे और उसका यूज करके उसको नई नॉलेज को सिखाएंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टीचर के लिए भी हैं कि टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा और बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, 2 से 3 बातें। ठीक है, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, सुविधादाता की तरह काम करेगा और उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। ये नहीं कि टीचर ने सारा का सारा चैप्टर खुद ही समझा के कहानी खत्म कर दी एक बार में। टीचर बच्चों को खुद रीडिंग करने को बोलेगा, फिर कोशिश करवाएगा कि बच्चा खुद उसके मतलब को समझ सके, अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से टीचर को क्या करना है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देनी है बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिविज्म के। ये आठों के आठों पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्लू वर्ड्स, एक बॉक्स में कुछ इतने सारे ब्लू वर्ड्स लिख रखे हैं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएशन, एक्सप्लोरेशन, एक्टिव एंगेजमेंट, करेक्शन ऑफ एरर्स, प्रमोट्स डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क और लर्निंग बाय डूइंग। अब ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स जितने भी हैं, जितने भी जोन से भी वर्ड्स हैं, इनको कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो प्रमोट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमोट करता है मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म बढ़ावा देता है इन शब्दों को। ये शब्द क्या है, इमेजिनेशन। बच्चा जो है वो इमेजिनेशन करने लायक बन सके। आपने बोला कि बच्चे नीला हाथी, अगर आप कहो कि बच्चे जो है आप एक नीले हाथी के बारे में सोचो, तो बच्चा अपने दिमाग में एक नीले कलर के हाथी की इमेज बना सके। तो ये होती है इमेजिनेशन। आपने जो उसको बताया वो अपने दिमाग में उस चीज को इमेजिन कर सके, क्या ऐसी चीज हो सकती है, ये होती है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन को बढ़ावा देना है, विजुअलाइजेशन को बढ़ावा देना है, क्रिएशन मतलब कुछ नया क्रिएट कर सके, बना सके, एक्सप्लोरेशन मतलब आपने बच्चे को बताया कि एडिशन का कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को बता दिया। अब बच्चा जो है वो नई नई चीजें उस चीज से जोड़ सके, है ना, और चीजों को एक्सप्लोर कर सके। क्या एडिशन से ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आएंगी एक्सप्लोरेशन। एक्टिव एंगेजमेंट की बात हम हमेशा शुरुआत से ही करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चा फुली एक्टिव होना चाहिए। एक और जरूरी चीज क्या है, करेक्शन ऑफ एरर्स। कंस्ट्रक्टिविज्म जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि जो भी एरर्स हो रही हैं आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ें वो गलतियां दोहराई ना जाएं, वो गलतियों में करेक्शन कम से कम हो। ठीक है, सॉरी, मतलब आप उन गलतियों को दोबारा दोहराएं नहीं, और जो भी गलतियां हो रही हैं आप उनमें सुधार करें, ये है इसका मतलब। प्रमोट्स डिस्कवरी, डिस्कवरी को, खोज को और प्रमोट करना है। एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा देना है, मतलब आपने चीजों को जस्ट
कैच नहीं कर लिया, जस्ट अपने दिमाग में एक बांध के आटा गूंदा और आटा बांध के दिमाग में रख नहीं लिया। आपने उस चीज के बारे में खोज की, आपने उस चीज को क्या आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो कर पा रहे हैं, क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ये भी जरूरी है। ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो प्रोजेक्ट वर्क को बढ़ावा देता है और यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे अलग से क्यों लिखे और क्यों समझाए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन में आपको वर्ड्स देखने को मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी तो इन वर्ड्स को आपको बढ़ावा देना है। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की 10 मिनट के अंदर। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है, प्रगतिशील कक्षा क्या है, और फटाफट से इसके बारे में समझेंगे क्या होता है ये आखिर। देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम को प्रगतिशील कक्षा कहते हैं हिंदी में, और इसको चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम भी कहा जाता है। अभी हमने समझा कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पर बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखा जाए, बच्चों की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो। आप कोई करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो बच्चों का हित उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम को हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन वही चीज है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप बच्चों को क्या करेंगे, एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। ये नहीं कि आपने सारा चैप्टर खुद ही पढ़ा के कहानी खत्म कर दी। आप बच्चे से रीडिंग करवाएंगे, आप बच्चे को उसका मतलब समझाने को कह सकते हैं, आप बच्चे को कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, आप कोई रोल प्ले करवा सकते हैं, ड्रामा करवा सकते हैं, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है कि बच्चा जो है वो खुद सीखे, खुद करके सीखे। ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी क्वेश्चन में, क्या, चिल्ड्रंस आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। किसी भी क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि बच्चा शैतान होता है या बच्चा किसी चीज को सीख नहीं पाता या इस तरह की अगर कोई ऑप्शंस आते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाइल्ड जो है वो क्यूरियस है, बच्चा जो है क्रिएटिव है और उसके पास एक इनेट एबिलिटी है, मतलब कि जन्मजात एबिलिटी है। जन्मजात एबिलिटी मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसके अंदर ही खूबी है कि वो चीजों को सीख सकता है। ठीक है। ऐसा आपको मानना है। बच्चा जो है वो उत्सुक होता है और चीजों को क्रिएट कर सकता है, खुद बना सकता है, ऐसा आपको मान के चलना है। कभी भी आप उसको कोई खाली बर्तन नहीं मानेंगे, आप उसको एक पौधे की तरह मानेंगे, एक छोटा पौधा जिसको हमें बस सींचने की जरूरत है, खाद और पानी देने की जरूरत है और वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वो कोई खाली बर्तन है और आपने उसमें चीजों को भरना है, आपने उसको ज्ञान भरना है बस। आप उसको एक छोटा पौधा मानेंगे जिसे आपको सींच कर बड़ा करना है। ठीक है। तो चिल्ड्रंस आर क्यूरियस, क्रिएटिव और दे हैव इनेट एबिलिटी, जन्मजात शक्ति होती है उनके अंदर सीखने की, ये आपको ध्यान रखना है। एक और सबसे जरूरी पॉइंट कि आपको सेंसिटिव रहना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, एक क्लास में सुमित भी होगा और राहुल भी होगा। राहुल हो सकता है काला हो, सुमित हो सकता है गोरा हो, सुमित या कोई और बच्चा हो सकता है एक हिंदू हो एक मुस्लिम हो, या उनमें भाषाई अंतर हो सकता है, किसी को उर्दू आती होगी, किसी को हिंदी ज्यादा अच्छी आती होगी, किसी की इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी, या फिर उनके खान पान में अंतर हो सकता है, उनके रहन सहन में अंतर हो सकता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंसेस हैं, मतलब हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता क्लास में। आपका राहुल अलग होगा, आपका सुमित अलग होगा, नेहा अलग होगी और फैजल अलग होगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन द क्लासरूम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है और आप वहां पर सेंसिटिव रहेंगे, संवेदनशील बनेंगे उसके प्रति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति आप संवेदनशील बनेंगे। ठीक है। और वहां पे यूज किस चीज का करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये भाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस। भाई अभी हमने ये चीज समझी कि मान लो राहुल को कोई कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाता है लेकिन सुमित को कोई कॉन्सेप्ट बहुत लेट समझ में आता है, या हो सकता है सुमित को कोई चीज जल्दी ना समझ में आती हो, एक बार में ना समझ में आती हो, तो आपको वहां पे हो सकता है उसे 2 बार समझाना पड़े, 3 बार समझाना पड़े, या फिर अपने किसी और मेथड का यूज करके समझाना पड़े। तो हर कोई व्यक्ति जब अलग अलग है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी आपकी अलग अलग होंगी, है ना। किसी को ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, किसी को कम पढ़ाना पड़ेगा, किसी को ज्यादा समझाना पड़ेगा, किसी को कम समझाना पड़ेगा।
तो ये कहलाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस का यूज करना। तो आप सेंसिटिव बनेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। और एक बात और सबसे जरूरी बात कि इंडिविजुअल डिफरेंस कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस कोई बाधा नहीं है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ये बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये एक अच्छी चीज है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। ये कुछ वर्ड्स हैं, पॉजिटिव चेंजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आउटकम फोकस्ड और नॉट सिंपली टू इम्पार्ट लर्निंग फैक्ट्स। मतलब जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट ये नहीं कि भाई आपको मैंने बता दी चीजें और आपने अपने कॉपी में नोट कर ली, आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को कर लिया, बस बात खत्म। आपको चीजों को जस्ट इम्पार्ट नहीं कर लेना है, आपको उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है। कल को आप टीचर बनोगे तो आप क्या इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करोगे, ये चीज मैटर करती है ना। मतलब कि प्रोसेस मैटर नहीं करती, आउटकम मैटर करता है। जो चीजें आप सीख रहे हो अभी, क्या आप उसको टीचर बनने के बाद अप्लाई करोगे, वो जरूरी है। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है हमें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहता है कि ये ऐसा बनना चाहिए। आपने अगर चीजों को आज सीखा है तो कल जब आप टीचर बनोगे तो आप इन चीजों को अप्लाई कर सको, इन चीजों को फॉलो कर सको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने प्रोग्रेसिव क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में सीखा। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपने पियाजेट की थ्योरी पढ़ी होगी, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी। ये लोग क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये लोग कहते क्या है, ये यही कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है बाय डूइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी करके वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ठीक है, पियाजे भी यही कहते हैं, वाइगोत्स्की भी यही कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। 13 क्वेश्चंस हैं, हम एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस को खुद पढ़ेंगे और अपने दिमाग में सोचेंगे और एट लास्ट आप ये जज करेंगे अपने आप कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, कितनी आपको नॉलेज समझ में आई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में ample opportunity should be provided, या student should be labeled on their basis of their academic scores, या फिर a teacher should follow fixed curriculum, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, the emphasis should be on competition among student। आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कंपटीशन पर बल नहीं देंगे, ना ही कोई फिक्स्ड करिकुलम फॉलो किया जाता है, बल्कि जितने भी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज बच्चे को अच्छे लगे, मतलब जिन भी रिसोर्सेज से बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक उस रिसोर्स का यूज करेंगे जिससे भी बच्चा सीख सकता है, ना कि आप सिर्फ एक फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। सुबह आए और प्रार्थना हुई, फिर 4 किताबें खुली और आपने वो किताबें पढ़ा दी, बात खत्म, यहाँ तक नहीं। जो भी चीजें, जिन भी चीजों से बच्चा अच्छे तरीके से सीख सकता है, आप उसको कभी फील्ड विजिट में ले जा रहे हो, कभी एक्सपेरिमेंटेशन करा रहे हो, कभी पार्क में ले जा रहे हो, कभी गार्डन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करवा रहे हो, तो मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको सब यूज करना है, ना कि कोई फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करना है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेबल कर देना बच्चों को उनके एकेडमिक स्कोर्स के ऊपर, भाई इस बच्चे के ज्यादा मार्क्स है और इस बच्चे के कम मार्क्स है, तो ज्यादा वाले आगे बैठेंगे, कम वाले पीछे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपको उनको कभी भी लेवल नहीं करना, कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना, कभी भी अलग नहीं करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि आपको बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सके। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको करानी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, constructivist theory of learning suggests that children dash construction of their own knowledge। constructivist theory जो है लर्निंग की, वो सजेस्ट करती है कि बच्चा जो है वो निर्माण करेगा अपने नॉलेज का कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाएं तो अपने नॉलेज का निर्माण करेगा, कैसे करेगा ये आपको बताना है। प्लेज एन एक्टिव रोल, वो एक सक्रिय भागीदारी निभा रहा होगा, या फिर और सॉरी यहाँ आर नहीं, और नहीं आएगा, आर आएगा, ARE, आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, या हैव नो प्ले टू प्ले, आर सोलली डिपेंड ऑन एडल्ट्स, क्या वो एडल्ट्स पर निर्भर होगा, या फिर उसका कोई काम नहीं होगा, या उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें, या फिर वो टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट होगा। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हमने जब की थी तो वहां पर हमने ये बार बार इस चीज पर फोकस किया था कि बच्चा जो है वो एक्टिव रोल प्ले करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर बकवास हैं और गलत हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ना ही किसी एडल्ट पर डिपेंडेंट रहेगा, और
थर्ड ऑप्शन तो कह रहा है कि उसका कोई काम ही नहीं है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंडिविजुअल डिफरेंस इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना है या कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, सेकंड है इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, थर्ड है हिंडरेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और फोर्थ है अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। यानी कि क्या एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाने में मदद करेगा इंडिविजुअल डिफरेंस, या फिर जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए आपने उनको आगे आगे बिठाया और जिनके कम मार्क्स आए उनको पीछे बिठाना है। ये चीजें हमेशा गलत है, कभी भी आप ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे बच्चे को, यानी उनकी एबिलिटी के बेस पे ग्रुप के बेस में नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, हाँ ये तो जरूरी है। हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कोई बाधा है? हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, बाधा होती है क्या प्रोसेस ऑफ लर्निंग में? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बाधा नहीं है। ठीक है, अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? वो एक फेलियर है टीचर की तरफ से, ये भी गलत है। सो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग क्या है? बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, या फिर सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, थर्ड ऑप्शन एक्वायरिंग थ्रू कंडीशनिंग, या फिर फोर्थ ऑप्शन है फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। सो जब हमने कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया तो ना ही हमने वहां पर कंडीशनिंग की बात की, ना ही रीइंफोर्समेंट की बात की है, और ना रोट मेमोराइजेशन की। देखिए रोट मेमोराइजेशन तो एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है, कभी भी आप इसके साथ नहीं जाएंगे अगर बच्चे के ज्ञान के निर्माण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन बहुत नेगेटिव पॉइंट है, आप उसके साथ तो कभी नहीं जाएंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, और मीनिंग मेकिंग पर ध्यान दिया जाएगा, यानी अर्थ निर्माण पर ध्यान दिया जाता है हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, कि बच्चा जो है वो अपने अर्थ का निर्माण कर सके खुद, जो भी वो चीजें सीख रहा है उसमें उसके अर्थ को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट की पर्सपेक्टिव से, नजरिए से कौन सी स्टेटमेंट सही है लर्निंग के लिए? ठीक है, सीखने के लिए कौन सी एक स्टेटमेंट इसमें से सही है आपको बताना है। सो चार ऑप्शन है, लर्निंग जो है वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन और रिकॉल की, या फिर लर्निंग है प्रोसेस रोट मेमोराइजेशन की, रोड नहीं आएगा यहाँ पर टी आएगा, रोट मेमोराइजेशन। लर्निंग जो है वो प्रोसेस है रोट मेमोराइजेशन की, या फिर लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रेपिटेटिव एसोसिएशन, लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग है बिहेवियर की, ऐसा कुछ भी है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, लर्निंग जो है वो प्रोसेस है किसकी? नॉलेज की कंस्ट्रक्शन की, ज्ञान के निर्माण की एक प्रोसेस है जिसमें एक्टिव एंगेजमेंट होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर खराब हैं। रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करता, कंडीशनिंग की बात नहीं करता, रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं करता, ये जस्ट बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, एक्टिव एंगेजमेंट की। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद पढ़ना है, पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और सारे ऑप्शन खुद पढ़ने हैं, और अपने आप दिमाग में सोचना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। Which of the following cannot be considered a feature of constructivist mathematics classroom, एक क्लासरूम है जहां पर इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट का? एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, जो भी नॉट वाले क्वेश्चन हैं वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजी में नॉट को छोड़ देते हैं और उसको उल्टा पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को, है ना? तो इसमें से कौन सी एक फीचर नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का? वीडियो पॉज कीजिए और सारे ऑप्शंस खुद पढ़िए जल्दी से, फटाफट से चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए और इसमें से बताइए कौन सा एक ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा एक फीचर नहीं हो सकता। 1 2 3 मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग्स इन द लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, यानी लैंग्वेज का वहाँ पर जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन चल रहा है स्टूडेंट वहाँ पर अलग अलग तरह का
अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है सबकी, है ना। ये तो है नहीं कि भाई हर बच्चा एक तरीके से समझ रहा होगा चीज़ों को। अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ किसी को अलग तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई कुछ अलग तरीके से समझ रहा होगा, तो ये तो हो सकता है और ये कोई बुरी बात भी नहीं, ये तो अच्छी बात है। देन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एट प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट। क्या असेसमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को आप बढ़ावा देंगे? ये ऑप्शन आपका डाउटेड है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, आपने जस्ट क्वेश्चंस दिया और उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, है ना। अब बच्चा या तो सही करेगा या फिर गलत करेगा, और सही कब करेगा, जब उसको सारी चीजें पता होंगी। तो यहाँ पर बच्चे की नॉलेज तो टेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप उसको सब्जेक्टिव देते, आप उसको लिखने के लिए देते एक ऐसे वगैरह, तो वो चीज़ों को खुलकर लिख पाता और आप ये जान पाते, समझ पाते कि उसकी सोच कैसी है या फिर वो कितने अच्छे तरीके से अपने बात को कह पा रहा है। बट जहाँ पर सही या गलत सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आप उसको असेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। कनेक्शन होना चाहिए मैथमेटिक्स और बाकी एरियाज में, बिल्कुल होना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि वही यहाँ पर गलत ऑप्शन है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट नहीं मानना है किसी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, ठीक है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें से देखिए कि कौन सा सबसे सही ऑप्शन आपको लग रहा है। मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ लर्निंग फैक्ट्स के बारे में है, या फिर मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। मैथमेटिशियंस को ज़रूरत है कि वो सच को डिस्कवर करें। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। मैथमेटिक्स जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, क्या ऐसा है? विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें से कौन सा, आपको ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू से कौन सा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है दो तीन बातें एक साथ सही हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिविज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात सही है, ये आपको इसमें बताना है। सो अभी हमने वहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि आपको इन वर्ड्स को बढ़ावा देना है कंस्ट्रक्टिविज्म में, जिसमें हमने विजुअलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। विजुअलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे वर्ड्स हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के उस कंटेंट में पढ़ा था। सो यहाँ पर हो सकता है कि दो तीन बातें एक साथ सही हो, पर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से कौन सी बात सही है कि आपको विजुअलाइजेशन को बढ़ावा देना है। मैथमेटिक्स जो है वो विजुअलाइजेशन उसमें बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू से। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। एक प्रोग्रेसिव शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है। बच्चों को कैसे देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट्स, या मिनिएचर एडल्ट्स, या फिर पैसिव इमिटेटर्स, या एक्टिव एक्सप्लोरर। ब्लैंक स्लेट्स मतलब खाली पन्ने, स्लेट्स होती थी ना जिसपे आप बचपन में लिखते थे, तो खाली स्लेट्स की तरह आप देखते हैं उनको, या खाली बर्तन की तरह कह सकते हैं हम, आप उनको देखते हैं। या फिर वो मिनिएचर अडल्ट्स, यानी जैसे अडल्ट्स होते हैं वैसे ही वो छोटे वर्जन के वो भी होते हैं, ऐसा कुछ। या फिर वो पैसिव इमिटेटर है, आपने जैसा उनको सिखा दिया बस आप वो चुपचाप आपको फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ। या फिर वो एक्टिव एक्सप्लोरर है, यानी चीज़ों को एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक्सप्लोरेशन में। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमेशा आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चे का, और बाकी सारे चीज़ें आप उनको नहीं मानेंगे। आप हमेशा मानेंगे बच्चा क्यूरियस है, बच्चे के साथ इनेट एबिलिटी है, मतलब जन्मजात उसमें ऐसी शक्ति है कि वो चीज़ों को सीख सकता है, और बच्चा क्यूरियस है, बच्चा क्रिएटिव है, ये सारी चीज़ें आपको माननी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए और फटाफट से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सबसे करेक्ट लग रहा है। अपने दिमाग में जल्दी से इस चीज को सोचिए, ठीक है। अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम में? लर्निंग क्या है? क्या सिर्फ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को आप सिर्फ एक्वायर कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस है? नहीं।
यहाँ पर सिर्फ एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज नहीं होता, आप चीज़ों को सिर्फ ग्रहण नहीं कर रहे होते, एक्वायर नहीं कर रहे होते, आप उसको अर्जित कर रहे होते हैं। लर्निंग करनी पड़ती है, लर्निंग की प्रोसेस में मतलब आपको चीज़ों को सीखना पड़ता है। और यहाँ पर पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में बात होगी सीधा एक्टिव की, जहाँ पर भी एक्टिव की बात हो रही होगी आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये ऑप्शन भी बेकार है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग जो है वो सबसे जरूरी किस चीज पर बेस्ड होगी, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शंस पढ़िए अपने आप और इसमें करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए, अपने मन में सोचिए। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंडराइटिंग डेवलपमेंट, या फिर करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात जब हमने की थी तो हमने वहां पे किन किन चीजों की बात की थी, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम कभी भी पढ़ाई नहीं करते, हमेशा हम कुछ सीखने के और अपने ज्ञान के निर्माण के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ईच चाइल्ड्स हैंड, बच्चों के हैंड राइटिंग का रिकॉर्ड रखना किस चीज में फायदे हो सकता है? किसी बच्चे की राइटिंग खराब हो सकती है, किसी की अच्छी हो सकती है, इसके लिए उसका रिकॉर्ड रखना और उसकी ऑब्जर्वेशन करना आपकी स्टडी में कैसे हेल्पफुल होगा, ये ऑप्शन तो खराब है। नेक्स्ट क्या है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, स्पेलिंग मतलब जो एरर्स हो रही हैं उस उनका उनकी करेक्शन करना और ये कोशिश करना कि वो दोहराई ना जाए। लैंग्वेज लर्निंग जब आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उनमें स्पेलिंग्स में एरर हो सकती है, इसलिए उन वो लैंग्वेज कब बेहतर बनेगी जब आप उन एरर्स को कम करेंगे, कम से कम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से वो ये होगा कि आप एरर्स को ठीक कर रहे हो और ये देख रहे हो, ये कोशिश कर रहे हो कि वो दोहराई ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप में टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के जो कैसा हो, रेस्ट्रिक्टिव हो क्या, या फिर डिस्करेजिंग इंक्लूजन, या एनकरेजिंग रिपीटिशन, या फिर प्रमोट्स डिस्कवरी। जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव हो या फिर इंक्लूजन को डिस्करेज करे, या एनकरेज करे रिपीटिशन को, या फिर डिस्कवरी को। सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अभी हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पढ़ी थी, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, क्रिएशन, इन चीज़ों को आपको वहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन है, प्रमोट डिस्कवरी। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रह जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल कमेंट करके उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं इसी क्लासरूम में। ठीक है, तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग किस चीज पर बेस्ड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस पढ़िए चारों के चारों और अपने आप इसका आंसर अपने दिमाग में मुझसे पहले सोचिए, ये चीज आपको खुद देखनी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, learners previous knowledge in a constructing their new knowledge using authentic tasks, या फिर the assumption that English language can only be learned if the teacher transmit it to the learner, या फिर drill and practice। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, आपको ये चीज बतानी है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके आप ABCD को 10 बार दोहरा रहे हैं तो वो क्या वो फायदेमंद होगा, या फिर आप किसी सेंटेंस को मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, या मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर, आप इस वर्ड को रट लें सिर्फ, क्या इससे लैंग्वेज सीख जाएंगे आप, या फिर इससे आपको रीडिंग आ जाएगी। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज लर्निंग के लिए कभी भी हम बेस्ट ऑप्शन नहीं कह सकते। assumption that English language can only be learned by teacher transmit to the learner, ये मान लेना कि जब तक टीचर बच्चों को सिखाएगा नहीं, उनको समझाएगा नहीं, तब तक बच्चा को जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सीख नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, बच्चा अपने आप सीख सकता है, बच्चा जो है क्यूरियस है, क्रिएटिव है, वो चीज़ों को अपने आप सीख सकता है, उसके अंदर की इनेट एबिलिटी है।
उसे सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज, लर्नर की जो प्रीवियस नॉलेज है आप उसका इस्तेमाल करेंगे उसकी न्यू नॉलेज को बनाने में। ये ऑप्शन अच्छा है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक का यूज करना, सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज करके आप लैंग्वेज सीख जाएंगे, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका गलत है। सो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है कि लर्नर की जो भी प्रीवियस नॉलेज है आपको उसको यूज करना है उनकी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब भी यही होता है। 13 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, बच्चों को नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए टीचर्स को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। ऑप्शंस देखिए और फटाफट से इसका आंसर अपने दिमाग में सोचिए। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, टीचर क्या ये श्योर करे कि बच्चे जो हैं वो हर चीज को मेमोराइज कर लें, हर चीज को याद कर लें। या फिर स्कोर मार्क ऑब्टेन बाय द लर्नर, टीचर को बच्चों के स्कोर्स पर फोकस करने की जरूरत है, उनके मार्क्स पर फोकस करने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इन्वॉल्विंग द टीचर सॉरी इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इन्वॉल्व कर सके, ये ऑप्शन सही लग रहा है। मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय लर्नर्स, यानी बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहा है उस पर मास्टरिंग कर ले, यानी आपने अगर मैथमेटिक्स में एडिशन सीखा आज तो आज ही आप उसमें मास्टरिंग कर लें, मतलब आपको सारे तरह के एडिशन आने लग जाए, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएं। ये ऑप्शन करेक्ट है क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए? नहीं। तो ना ही चीज़ों को मेमोराइज करना है, ना ही स्कोर्स पे बच्चों के ध्यान देना है, और ना ही उन पे मास्टरी करना इतना ज़रूरी है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बच्चा पहले एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, लर्नर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा हो किसी भी नॉलेज को सीखते वक्त, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये 13 क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए। आपको क्या करना है, 13 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं ये आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। 13 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, एक्सेस कीजिए और रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चंस का बाद में भी एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।